बोलता हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत में आईटी सेल ये आया शब्द जब बीजेपी ने 2014 का अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया और कहा गया कि ये आईटी सेल जो है, ये आईटी सेल पूरे के पूरे चुनाव को पलट सकता है और सबसे मजबूत आईटी सेल अगर किसी का है तो बीजेपी का। एक चुनाव जो 5 साल का टेन्योर था वो ऐसे निकल गया और दूसरे टेन्योर पे कांग्रेस समझ नहीं पाई कि आईटी सेल खड़ा करे कैसे। इस आईटी सेल के सामने दिक्कत कांग्रेस ने पैदा नहीं की। अब जो 2025 पे दिक्कत पैदा हो रही है वो खुद प्रधानमंत्री अपनी आईटी सेल के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि आईटी सेल को समझ में नहीं आ रहा कि वो विरोध करें या समर्थन करें। इधर विरोध करते हैं किसी इशू का तो प्रधानमंत्री उसी उसी इशू का समर्थन करने लगते हैं, उस इशू से जुड़े हुए लोगों को घर बुलाने लगते हैं। फिर अब समझ में ये नहीं आता अमित मालवीय और आईटी सेल को कि आखिर भाई करें तो करें क्या। शायद कोऑर्डिनेशन में कमी हो गई है, क्या आईटी सेल अलग तरीके से चल रहा है, प्रधानमंत्री अलग लीग पर चल रहा है, क्या है माजरा, क्यों हो रही है ये दिक्कत। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, उनके साथ चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद शातिर। राकेश जी, क्या अमित मालवीय और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? आईटी सेल में इतना पैसा लगाने के बाद 10 साल तक उसे टॉप पर ले जाने के बाद आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि एक रात पहले प्रधानमंत्री के समर्थक जो आईटी सेल है वो उस इशू से जुड़े हुए लोगों का विरोध करता है। अगली सुबह देखते हैं तो प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को गले लगाते हुए मिल जाते हैं, उसके घर वालों से बात करते हुए मिल जाते हैं। तो माजरा क्या है, ये हो क्या रहा है? सचमुच में एक बड़ी पहेली है कि नरेंद्र मोदी को हो क्या गया। वे अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम नफरत पर आधारित है। उनके समर्थक, उनके अंधभक्त, उनका आईटी सेल, उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सब दिन रात मुसलमानों को कोसने में लगे रहते हैं, या हर उस व्यक्ति को, बात सिर्फ मुसलमानों तक नहीं, हर उस व्यक्ति को जो मोदी या बीजेपी से असहमत है वो उनकी नजर में देशद्रोही। हर उस व्यक्ति पर वे हमला करते हैं, उसे ट्रोल करते हैं जो या तो सरकार से सवाल पूछे या किसी और विचारधारा का समर्थक हो। लेकिन मोदी जी इस वक्त न जाने किस रोल में आ गए। वे हर रोज उल्टे बांस बरेली लाद देते हैं। भक्तों को समझ में नहीं आता, उनके अंध भक्तों को ये समझ नहीं आता कि अब वे क्या करें। दो तीन उदाहरण आपने दिए, उनको थोड़ा विस्तार से ले लेते हैं। सबसे पहला मामला है ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का। अजमेर शरीफ के रूप में हम उसे जानते हैं। सारी दुनिया वहां मत्था नवाने जाती है। हर हर व्यक्ति किसी भी धर्म, भाषा, संप्रदाय का हो, ख्वाजा गरीब नवाज को मानता है। सदियों से यह परंपरा चली आ रही। लेकिन अभी नवंबर 2024 में हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दावा कर दिया कि अजमेर शरीफ में जो दरगाह है उसके नीचे शिव मंदिर है। विष्णु गुप्ता नाम के उस संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने अजमेर की एक सिविल कोर्ट में दरखास्त लगाई, वाद पर दायर किया। कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया दरगाह के खादिमों को और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय एएसआई को। इस बीच में मामला इतना बढ़ गया कि लगा कि अब तो एएसआई या कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा में यहां भी वैसी खुदाई होगी जैसी और जगह हो रही है, जैसे ज्ञानवापी में हुई या और संभल वगैरह में कोशिशें चल रही। लेकिन एक परंपरा थी जो सदियों से चली आ रही है। जब राजशाही रही होगी दूसरे तरह की, तब राजाओं की तरफ से, बादशाहों की तरफ से चादरपोशी होती रही, और बाद में आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री अपनी तरफ से एक चादर भेजता रहा है, चाहे वो कोई भी हो। खुद नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पर चादर भेजते रहे। इस साल 813वां उर्स है ख्वाजा गरीब नवाज का। मोदी जी आज शाम को, गुरुवार को, चादर दे रहे हैं जो वहां पर चढ़ाई गई। इसको लेकर हिंदू सेना के लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक लिखी कि आप चादर मत भेजिए क्योंकि मामला सब जुड़े से है, अदालत में है, हमारा केस कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने चादर भेज दी है, भेज रहे हैं, जो वहां चढ़ाई गई। अब जो अंधभक्त कल तक ख्वाजा गरीब नवाज की मजार को खोदने की बात कर रहे थे, उसके नीचे मंदिर, शिव मंदिर ढूंढ रहे थे, उनके मुंह पर एक तरह से तमाचा मार दिया है।
नतीजा ये हुआ है कि कल से ही सोशल मीडिया पर मोदी के अपने अंधभक्त उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, आपस में अपना दुखड़ा रोते हुए कि ये कैसा हिंदू हृदय सम्राट है, ये कैसे हिंदू हितरक्षक हैं, ये तो नवाज पर चादर भेज रहे हैं। जबकि 11वीं साल है, ये 10 साल से भेज रहे हैं लगातार मोदी। पिछले साल स्मृति ईरानी लेके गई थी, और बीजेपी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, जमाल सिद्दीकी उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने और स्मृति ईरानी ने पिछले साल चढ़ाया था। तो ये एक पहला मामला है जिससे लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी या तो अपनी छवि को बचाना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर जो कट्टरतावादी उनकी छवि बन गई है, हिंदू कट्टरपंथी छवि बनी है, उसे वो ठीक करना चाहते हैं। इसीलिए वे और काम भी ऐसे ही कर रहे हैं, जिन पर हम आगे आपके सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन वे ये भूल रहे हैं, जैसे ही वे समरसता की बात करते हैं, जैसे ही वे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, सद्भाव की बात करते हैं, वैसे ही उनके समर्थक उनसे छिटक जाते हैं। न केवल छिटक जाते हैं बल्कि उन पर हमला करना शुरू करते हैं। जी सर। राकेश जी, जो आप जिक्र कर रहे हैं, अभी नया साल हुआ, क्रिसमस का दिन आया, प्रधानमंत्री एक चर्च में पहुंचते, ये उसी पार्टी के लीडर हैं जिस पार्टी के समर्थक गिरोह नए साल को नया साल नहीं मानते। वो कहते हैं ये क्रिश्चियन नया साल है। और तमाम अभी सुधांशु त्रिवेदी जो बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं भी इसी तरीके से दी थी। कुछ प्रधानमंत्री जा रहे हैं चर्च में नया साल क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए, नए साल की लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, और बीजेपी की ट्रोल आर्मी या आईटी सेल कह रहा है कि ये हमारा त्योहार है ही नहीं, ये हमारा नया साल है ही नहीं उस पे। और देखिए किस तरह से आदिवासी समाज में और जिस तरह से धर्मांतरण के नाम पर चर्च पे हमले किस तरह से हुए, कौन कौन उस पे शामिल रहे, ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक नई छवि को गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फिल्म स्टार से अभी कपूर खानदान से मुलाकात की, कपूर खानदान के ही एक बच्चे के नाम को लेकर बीजेपी का पूरा ये जो आईटी सेल है लगा हुआ है कि भाई सैफ अली खान के बेटे का नाम ये क्यों है, ये नाम क्यों रखा गया है, ऐसा क्यों रखा गया। प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपनी नई पीढ़ी को क्यों लेकर नहीं आए। वो शिकायत कर रहे थे उन बच्चों को भी लेके आइए जिनका नाम तैमूर है। तो फिर ये दिक्कत क्या हो रही है? ये देखिए, नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में कुछ असमंजस में है। झारखंड में चुनाव होता है तो वे मुसलमानों को टारगेट पर रखते हैं, कहते हैं घुसपैठिए हैं, आपकी रोटी बेटी और माटी छीने ले रहे हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, झारखंड में इतना करके भी नहीं जीत पाए, तो अब वे अपनी छवि सुधारने में लग गए। फिल्मी सितारों का जहां तक सवाल है, सैफ अली खान के बच्चे के नाम पर पूरा बीजेपी और आरएसएस का आईटी सेल गालियां देता रहा। अभी ताजा कुमार विश्वास का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कह रहे हैं कि एक आक्रमणकारी लंगड़े के नाम पर नाम रख दिया, कोई भी और नाम रख सकते थे। पहले तो हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि तैमूर नाम जो है, करीना और सैफ ने जो रखा है, वो तैमूर लंग के नाम पर नहीं रखा जो आक्रमणकारी था। तैमूर का जो अर्थ है, फारसी शब्द है, उसका अर्थ है लोहा या लोहे जैसा। तो लोहे जैसा होना तो कोई बुरी बात नहीं। इस नाम का जो अर्थ है, इससे तैमूर लंग से आप क्यों तुलना कर रहे हैं? हमारे समाज में, हिंदू समाज में तो ऐसे ऐसे नाम होते हैं, भिखारी दास तक। ग्वालियर में बहुत बड़े सेठ थे, उनका नाम था लाला भिखारी दास, जबकि वे नगर सेठ थे। तो नाम किसी भी परिवार, किसी माता पिता का अधिकार है कि अपने बच्चे का नाम वो क्या रखे। उसी तैमूर के माता पिता और तमाम परिवार के लोगों से राज कपूर की 100वीं जयंती के बहाने प्रधानमंत्री अपने घर बुलाकर मिलते हैं। ट्रोल आर्मी को सोचता ही नहीं है कि अब हम सैफ अली खान को और करीना को, सैफीना को किस तरह गाली दें। और मोदी जी तो तैमूर को याद कर रहे थे कि आप तीसरी पीढ़ी को नहीं लेके आए। उनका वीडियो भी वायरल है। तो लगातार नरेंद्र मोदी उलटबाजियां कर रहे हैं। वे इतना पलट जाते हैं कि उनके समर्थक और उनके अधभक्त समझ ही नहीं पाते कि आप किस बहाने से पलटी मार रहे हैं। कल तक तैमूर के नाम पर हम गाली दे रहे थे सैफ अली को, और सैफ अली तो 7 लोग कल्याण मार्ग में बैठकर चाय पी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं, सबकी हाथ मिला रहे हैं। ये जो असमंजस है, ये बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को ले डूबेगा। धीरे धीरे ये जो भस्मासुर है, उनके अंधभक्त, ये उनके ही सिर पर हाथ रख देंगे और वो प्रक्रिया शुरू हो गई।
जी। बिल्कुल फिल्मी सितारों का ज़िक्र है तो एक दलजीत दोसांझ लगातार पूरा कॉन्सर्ट करते रहे और अलग-अलग तरीके से वो नीतियों और जिस तरह का माहौल है देश में उसको भी चिह्नित करते रहे, उस पर भी तंज कसते रहे। प्रधानमंत्री से अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है। दलजीत दोसांझ को लेकर कितने हमले सोशल मीडिया पर लोगों ने की, कितने किस तरह से उन्हें देशद्रोही, खालिस्तान प्रेमी और ना जाने क्या-क्या उनके साथ जोड़ दिया गया और पूरा का पूरा ट्रोल आरडी उस पर लग गया। अचानक प्रधानमंत्री मुलाकात कर लेते हैं, असमंजस की स्थिति और हैरान करने वाली स्थिति ऐसी कि प्रधानमंत्री रातों रात क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया या दलजीत दोसांझ का हृदय परिवर्तन हो गया? आखिर माजरा क्या है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार व्हाट्सएप पे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा है कि ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। उससे पहले ही चीजें हो जा रही है, समझ में नहीं आता कि आप लिखें तो लिखें क्या? ये आईटी सेल की स्थिति हो गई है। देखिए, आईटी सेल की स्थिति ये हो गई है, दिलजीत दोसांझ, दिलजीत नाम है, दलजीत नहीं है इनका। दिलजीत को लेकर भी पूरा आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उसे खालिस्तानी बताते रहे। वो किसान आंदोलन का समर्थन करे, किसानों का समर्थन करे तो वो खालिस्तानी है। पंजाब टूर पर अभी गया, 15 दिन नहीं हुए, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर पंजाब की स्पेलिंग PANJAB लिख दी थी, पंजाब। तो आईटी सेल ने उसको ट्रोल कर दिया कि पंजाब की स्पेलिंग तो PUNGAB। तब दिलजीत ने कहा कि मैं कितनी बार साबित करूं कि मुझे अपने देश से प्यार है, मैं हिंदुस्तानी हूं। लगातार उसको ट्रोल किया जा रहा है। उसके पिछले एक दो कार्यक्रमों में इंदौर में दिलजीत ने कह दिया कि राहत इंदौरी साहब के हवाले से किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, पूरा शेर पढ़ दिया उनका। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर लिया, उनके कसीदे काट दिए। बीजेपी और आरएसएस का आईटी सेल नरेंद्र मोदी के अंधभक्त अभी दिलजीत दोसांझ को गालियां देकर पानी भी नहीं पी पाए थे, उससे पहले नरेंद्र मोदी ने घर बुला लिया, साथ बैठकर फोटो फ्रेम देख रहे हैं, बुके दे रहे हैं, एक दूसरे को पीठ पर हाथ रखे हुए हैं मोदी जी। ये सब क्यों हो रहा है? अब आपके सवाल पर आए। दरअसल में नरेंद्र मोदी हर तरह की रणनीति अपनाते हैं। एक रणनीति होती है कि अपने से असहमत अपने विरोधी को ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, इन सब संस्थाओं के जरिए उसको या तो दबा दिया जाए। जैसे शाहरुख खान के बेटे को एक फर्जी केस में नारकोटिक्स ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, शाहरुख खान की बोलती बंद हो गई। शाहरुख खान डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक का ट्वीट नहीं कर सके, इतने डरे हुए हैं। कितने कायर लोग हैं। लेकिन चूंकि दिलजीत दोसांझ पंजाब से जुड़े हुए हैं, अभी पंजाबी सेंटीमेंट्स को, पंजाबी जनमानस को नरेंद्र मोदी इस तरह नहीं छेड़ना चाहते। दिल्ली में चुनाव आने वाला है, दिल्ली में बहुत पंजाबी सिख हैं, तो दूसरा तरीका अपना, या तो चूड़ी टाइट करके या फिर हाथों में हाथ लेकर, या हम घर बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आप बैठो और हमारी ठकुर सुहाती करो। इसी रणनीति के तहत सैफ अली खान जो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे थे, उन्हें घर बुला लिया, दिलजीत दोसांझ को घर बुला लिया। अब कल के बाद दिलजीत दोसांझ के लिए अपने कंसर्ट में, किसी इंटरव्यू में, किसी प्रोग्राम में मोदी के बारे में कुछ भी कहना उतना आसान नहीं होगा जो 1 जनवरी 2025 से पहले था। कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में एक नैतिक दबाव होता है कि आप जिसके घर पर कल चाय पी के आए हैं, कल गपशप करके आए, उन्होंने आपकी पीठ पर हाथ रखा है, आखिर हैं तो देश के प्रधानमंत्री। तो दिलजीत दोसांझ वैसे मुखर अब नहीं रह पाएंगे, तो मोदी का उद्देश्य पूरा हो गया। या तो हम आपको एजेंसियों से डरा धमका कर चुप करेंगे, या अपने पास बिठाकर पुचकार कर पीठ पर हाथ रखकर आपको अपना बना लें। इस रणनीति में वैसे कोई बुराई नहीं। अब परीक्षा उन लोगों की है जो उनके घर पर हो तो आए हैं। कल फिर से नीतिगत मुद्दे पर, किसी ऐसे मुद्दे पर जो सामाजिक मुद्दा हो, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये उनकी परीक्षा है। अब देखना है दिलजीत दोसांझ अपने अगले कंसर्ट में क्या बोलते हैं। क्या ऐसा कोई पैगाम फिर देते हैं जैसा अब तक दे रहे थे? हर जगह दे रहे हैं, लखनऊ, कानपुर, इंदौर, पंजाब, हर जगह इसी तरह की बातें कर, और वे कहते हैं कि मुझे तो हिंदुस्तान से प्यार है। उन्हें कोई देशद्रोही कैसे कह सकता है? लेकिन बाकी मुद्दों पर मुखर होते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात करते थे। तो ये परीक्षा अब होनी है, पर मोदी जी अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं। पर
अंतिम बात जो हमारे आपके विमर्श का विषय है कि अंधभक्तों का क्या होगा, वे कैसे, बहुत खराब मुहावरा है, मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, वे कैसे थूक कर चाटेंगे, अपने थूके को कैसे चाटें, बहुत खराब मुहावरा है। लेकिन पिछले 10 सालों में अंधभक्तों को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, इतना अभ्यास हो गया, क्योंकि मोदी जी और उनकी सरकार अपनी कथनी करनी से इतनी बार पलटी मारती है, इतनी बार मोदी जी गुलटैयां खाते हैं, इतनी बार अपने कहे से मुकर जाते हैं, या जो कहा था उसके विपरीत जाकर काम करते हैं, कि अंधभक्तों को मोदी जी का थूका हुआ या अपना थूका हुआ बार बार चाटना पड़ता है। बहुत खराब मुहावरा है। मैं अपने दर्शकों के हाथ से हाथ जोड़कर खेद जताता हूं कि मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन हिंदी भाषा का मुहावरा है, कोई अश्लील मुहावरा नहीं है, कोई गाली नहीं है। तो मोदी और बीजेपी के अंधभक्त पर्याप्त अभ्यस्त हो चुके हैं कि वे अपने कहे से पलट जाएं। मोदी जी पलटे तो उन्हें भी पलटना पड़े। थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे आज हो रही है, किसी बहुत बड़ा एक्स पर एक हैंडल है, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लाखों फॉलोअर है, उन्होंने लिखा है दीवार से सिर मार देना चाहिए हिंदुओं को, और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी की चादर पोशी वाली खबर का स्क्रीनशॉट लगाया कि चादर भेज रहे अजमेर शरीफ को। यानी मोदी के अपने अंध समर्थक, बहुत बड़ा हैंडल है, 4.5-5 लाख उसके फॉलोअर है, और लगातार हिंदुत्व के लिए लड़ने वाला, मोदी को भगवान मानने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि मोदी की करनी ऐसी है कि अब हिंदुओं को दीवार से सिर मार लेना चाहिए। इस पीड़ा और दर्द को समझिए कि इन अंधभक्तों पर, इन कट्टर हिंदुओं पर मोदी के पलटी मारने से क्या बीतती है, वे कैसे बर्दाश्त करते हैं, कैसे सहते हैं, क्योंकि वे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने तमाम सारे और सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिन रात अजमेर शरीफ को गाली दे रहे थे, वहां मंदिर होने का दावा कर रहे थे, और अब उनके आराध्य ने, उनके भगवान ने चादर भेज दी है। तो अब अपने ग्रुप में क्या जवाब दें, अपने नाते रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, कॉफी हाउस में बैठकर, जहां वे दावा कर रहे थे कि अजमेर शरीफ के नीचे तो शिव मंदिर है, अब मोदी जी ने चादर भेज दी। ये जो दुविधा है, ये अंध भक्तों को बहुत नागवार गुजर रही है, वे सह नहीं पा रहे, क्या मुंह दिखाएं अब। इसलिए अब वे भस्मासुर बन के नरेंद्र मोदी के सर पर हाथ रखने के लिए दौड़ रहे हैं। अब वे अपने उस नेता को ट्रोल कर रहे हैं जिसे वे कल तक भगवान मानते। तो बचेंगे नरेंद्र मोदी भी नहीं। थोड़े दिन पहले मोहन भागवत के खिलाफ भी ट्रोलिंग हो चुकी है, सबका नंबर आएगा, क्योंकि फांसीवाद नाम का जो राक्षस है वो अपने जनक और जननी को खा जाता है। तो फांसीवाद के जनक और जननी अब तैयार रहें, ये राक्षस उनकी तरफ बढ़ रहा है। राकेश जी, दिलजीत दोसांझ से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री की, लेकिन थोड़ा सा दिलजीत के कपड़ों पर नजर डालिए, पूरा ब्लैक है ऊपर से लेकर नीचे तक। माजरा क्या है? क्योंकि हमें वो तस्वीरें भी याद हैं कि काले कपड़े पहनकर अगर प्रधानमंत्री या बीजेपी के बड़े नेता की रैली में कोई जाने की कोशिश करे तो उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया जाता था। काले कपड़े नहीं होने चाहिए आसपास। आज स्थिति ये है कि काले कपड़े और काले वो गुलदस्ता भी देखिए, जो बुके है उसकी भी रैपिंग ब्लैक से ही की गई है। क्या मैसेजिंग है ये, कि कुछ अगर आप समझ पाए उसे? वाकई में एक पहेली है। हमें अच्छी तरह से याद है शाकिर, कर्नाटक के चुनाव में, शायद पिछले चुनाव में या पिछले ही चुनाव में, आम सभा में काली चुन्नी भी अगर कोई महिला, कोई युवती डाले तो वो भी पुलिस वालों ने जब्त कर दी। काली शर्ट उतरवा दी गई थी आम सभाओं में, आम सभा जिसमें हजारों लोग हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सभा में 1 लाख लोग मौजूद हैं, 50,000 मौजूद हैं, उनमें अगर एक आदमी काली शर्ट पहने हैं तो उसे आप विरोध प्रदर्शन का प्रतीक क्यों मान रहे हैं? आपको क्या लगा वो शर्ट उतार कर लहराने लगेगा विरोध के लिए? ऐसा भी करे तो लोकतंत्र में ऐसा होता है, कोई बुरी बात। तो जिन नरेंद्र मोदी की आम सभाओं में काली चुन्नी, काला दुपट्टा, काली शर्ट, काला कुर्ता अलाउ नहीं था, उन नरेंद्र मोदी के घर पर 7 लोक कल्याण मार्ग में एक कलाकार जाता, उसकी पगड़ी भी काली है शाकिर, आप भूल गए। उसकी पगड़ी काली है, उसका ओवरकोट काला है, उसकी शर्ट काली है, उसका बुके की रैपिंग काली है। तो मैन इन ब्लैक बनकर दिलजीत दोसांझ कल पहुंचे थे। उनके सुरक्षाकर्मी, उनका प्रोटोकॉल देखने वाले लोग, अधिकारी, कोई नहीं रोक पाया कि आप काले कपड़े पहनकर नहीं। क्योंकि अगर इस वक्त दिलजीत दोसांझ को वे काली पगड़ी या काला कोट पहनने से रोकते तो इससे भी बड़ा बवंडर हो जाता।
क्योंकि हो सकता है दिलजीत बाहर आकर इसको लोगों को बता देते, साझा कर देते कि मुझे काली पगड़ी नहीं पहनने दी, तो अच्छा करने चले थे बुरा हो जाता। इसलिए शायद उन्होंने बर्दाश्त किया होगा किसी तरह। खुद मोदी जी ने जब पहली बार देखा होगा, जैसे वो मुड़कर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड से ऐसे सैल्यूट किया, ये भी अदा देखी। अब प्रधानमंत्री को लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं। दिलजीत इस तरह, जैसे मैं अक्सर आपकी डिबेट में ऐसे करता हूँ, हर जगह मैं इसी जी तरह सैल्यूट करता हूँ। तो आप सोचिए प्रधानमंत्री ने कैसे बर्दाश्त किया होगा कि लेफ्ट हैंड से दिलजीत ऐसे सैल्यूट करना। यानी उसकी नजर में कोई खौफ नहीं था नरेंद्र मोदी, बाकायदा बैठकर बात कर रहा है, गाना सुना रहा है, गपशप हो रही है। नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह की चीजें साधना जरूरी है इस वक्त। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका की नजर में खुद को बेहतर बनाना है। वहां जो संस्थाएं काम कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, ह्यूमन वॉच है, अमेरिका की अपनी एजेंसियां हैं, अमेरिका की सरकार है, वे सब लगातार टोक रहे हैं कि भारत में कट्टरता बढ़ रही है, हिंदू आतंकवाद जैसा बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहे हैं, नरेंद्र मोदी का संरक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जब ये खबरें आ रही हैं, उससे चिंतित होकर शायद नरेंद्र मोदी अब अपनी छवि को रिपेयर करने की, मरम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी साख पर जो पट्टा लगा हुआ है, जो डेंट लगा है, उसे मिटाने की कोशिश कर। कितना कामयाब होंगे हम नहीं जानते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता है हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री हर उस शख्स से मुलाकात कर रहे हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की ट्रोलिंग होती है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की ये मुलाकात आईटी सेल बीजेपी के ट्रोल मीडिया का हृदय परिवर्तन करता है या नहीं, या फिर ये भी किसी रणनीति के हिस्से के तहत ये तमाम चीजें, दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलता है हिंदुस्तान को समय देने के लिए।